हेलो फ्रेंड्स, आज हम घटना चक्र का सीरीज हिंदी साहित्य का इतिहास करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गारसा द तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा द तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेटिव एंड ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम किया गया है। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में और दूसरे का 1847 में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? इसका सही आंसर गारसा द तासी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो ऊपर हमने देखा है कि गारसा द तासी ने सर्वप्रथम प्रयास किया था। इन्होंने जो लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास वो फ्रेंच भाषा में लिखा था, ठीक है। और इन्होंने वर्णानुकूल पद्धति अपनाई थी, यानी इन्होंने वर्ण को पहले लिया था, जैसे क वालों को, फिर ख वालों को, ग वालों को। इन्होंने ये नहीं देखा था कि किनका काल क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले गारसा द तासी, ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालानुक्रम लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो कालानुक्रम यानी काल के अनुसार जो लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्णानुकूल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभी हमने देखा कि जो गारसा द तासी हैं, इन्होंने हिंदी का प्रथम इतिहास लिखने का प्रयास किया, लेकिन उनकी एक भाषा फ्रेंच थी। उन्होंने वर्णानुक्रम किया, यानी कि उन्होंने नाम का वो देखा, वर्ण देखा, जबकि कालानुक्रम जो है वो ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्णानुकूल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था, ठीक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इस्तवार द ला लिटरेटिव एंड ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के ग्रंथ के लेखक देखा था ए गारसा द तासी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, सी फ्रेंच भाषा में। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो हिंदी का जो पहला व्याकरण लिखा था वो लिखा था ऑप्शन नंबर ए, जोसुआ कैटलर ने। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोसुआ कैटलर डच यानी पुर्तगाल के और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? अभी हमने इसका ऊपर आंसर देखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी शब्द सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1929 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है ऑप्शन नंबर बी, पादरी एडिसन ग्रिव्ज। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्णानुकूल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ग्रियर्सन ने, जिन्होंने कि इंग्लिश में लिखा था द मॉडर्न वर्णानुकूल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी में अनुवाद किया था ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है इसमें, और ये द मॉडर्न वर्णानुकूल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मॉडर्न वर्णानुकूल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, जो किसने लिखा था? ग्रियर्सन ने।
ग्रेसन ने इंग्लिश में लिखा था और इसे किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी में लिखा। ये फिर वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो काल विभाजन यानी कालानुक्रम, जो मैंने बताया था अभी आपको कि कालानुक्रम पद्धति को अपनाया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जबकि गार्सर दत्तासी जो थे इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस साहित्य इतिहास के लेखक के काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने सर्वाधिक कवियों को अपने इतिहास ग्रंथ में लिया है, लगभग 5000 के आसपास है ये। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद, ये कृति का नाम आप ध्यान रखिएगा, मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक में किनके नाम है? यानी मिश्र बंधु जो थे ये 3 भाई थे। इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन कौन से थे, तो आपको 3 सही आंसर दे देगा, किसी में एक आंसर चेंज कर देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 में किया गया था, जबकि चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में प्रकाशित किया गया था। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित किया था। मिश्र बंधुओं का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1934 में। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो इसका भी हमने देखा था ऊपर, 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कब निर्धारित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संभवतः 1890 विक्रम से संभवतः 1925 तक। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, संभवतः 1890 विक्रम से संभवतः 1925 विक्रम तक। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय जो है वो 1868 से 1893 तक को माना है। ये भी सेम क्वेश्चन ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय सीमा कब से कब तक माना है? तो इन्होंने ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इन्होंने द्वितीय उत्थान का समय सीमा जो 1893 से 1918 तक माना है। नागरी पंचायती सभा की स्थापना कब हुई थी? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागरी पंचायती सभा की स्थापना ऑप्शन नंबर डी 1893 में हुई थी। ठीक, काशी नागरी पंचायती सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरी पंचायती सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया और इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सेम क्वेश्चन है, ये भी हमारा वही क्वेश्चन है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्थान ने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी नागरी पंचायती सभा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। नागरी पंचायती सभा के संस्थापक कौन है? तो ये भी हमने देखा था, बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर इसमें कह रहा है कौन नहीं है, तो बाबू श्याम सुंदर दास थे, पंडित राम नारायण मिश्र थे और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। नहीं कौन थे? तो रामचंद्र वर्मा नहीं थे। नागरी पंचायती सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रवृत्तियों का मुख्य योगदान रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1800 में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। ठीक है, बेलेजली ने जॉन गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। अब बाद में यह संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई।
अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन गिलक्राइस्ट। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? सदल मिश्र जो है ये बिहार के थे, तो इनके भाषा में ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पूर्वीपन। ठीक। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सागर। ठीक है, प्रेम सागर किसकी रचना है? वही भी लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, इंसा अल्लाह खान। इंसा अल्लाह खान की रचना रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार ऑप्शन नंबर सी, इंसा अल्लाह खान। निम्नलिखित में से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे। ऑप्शन नंबर बी, सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन कलकत्ता में के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लल्लू लाल। नासिकोपाख्यान के लेखक कौन है? तो नासिकोपाख्यान के लेखक थे सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासिकोपाख्यान के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, सदल मिश्र, अभी हमने देखा है। निम्न में से सदल मिश्र की रचना नासिकोपाख्यान। उदय भान चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसा अल्लाह खान। अभी हमने पीछे देखा था कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो इंसा अल्लाह खान। और रानी केतकी की जो कहानी है उसी को उदय भान चरित्र भी कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सुख सागर की रचना किसने लिखी है? तो सुख सागर जो है ये सदा सुखलाल जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सुख सागर का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामप्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी हैं और यह ग्रंथ संभवतः 1768 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, रामप्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली की पहली रचना जो है वो मानी जाती है ऑप्शन नंबर बी, नासिकोपाख्यान को। अगला क्वेश्चन हमारा, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो खड़ी बोली में खड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ऑप्शन नंबर ए, सदल मिश्र ने। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ था। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी, जॉन गिलक्राइस्ट। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन हैं? तो दो ऐसे रचनाकार जिनके नाम के आगे राजा है तो उन्हें राजा द्वय कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी और इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदयकाल तक चलती रही। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल को कहा जाता है। हो गया ये, इसका हमारा इतना ही सा क्वेश्चन था। आप इसे एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।